दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी यूपीएससी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षाएं चल रही हैं। आपने देखा होगा कि कल जीएस पेपर 1 पेपर 2 की परीक्षा थी। उससे पहले एसए की परीक्षा हुई है। तो आज का मेरा विषय जो आईएएस मुख्य की परीक्षा हुई है जीएस पेपर 2, मैं उसका चाहता हूं कि आपके साथ एनालिसिस करूं, जिससे ये पता लग सके कि परीक्षा का स्तर कैसा था, प्रश्नों की प्रकृति कैसी थी और किन-किन चीज़ों को मुख्यतया इसमें देख करके आपको लिखना था, जिन विषयों पर फोकस आपको करना था। जो प्रश्न आए हैं इनमें जो कंसेप्चुअल वाला पार्ट है बेसिक का, उसकी क्या स्थिति रही है, करंट से ऐड ऑन होकर के पेपर कैसा रहा है, इन सारी चीज़ों पर हम आज बातचीत करेंगे। साथ ही साथियों, वीडियो वैसे काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं इसको 2 भागों में कवर करूँगा। आज मैं पूरे पेपर का एनालिसिस करूँगा आपके साथ कि डायमेंशंस क्या रहा है, और एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा कि मुख्य परीक्षा के लिए खास करके जो मेरा अपना विषय है, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पीएसआईआर ऑप्शनल, इसमें उत्तर लेखन की विशेषता क्या है और उत्तर लेखन, एक बेहतर उत्तर लेखन कैसे किया जा सके जिससे आप अच्छे अंकों को प्राप्त कर सकें। साथ ही साथियों, हमेशा की तरह ये वीडियो भी बिल्कुल फ्री है। जिन बच्चों के पास जीएस पेपर 2 के प्रश्न आ गए हों, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आकर के आप उसको सीधा आनंद आईएएस के व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि किसी बच्चे को मॉडल आंसर चाहिए कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग वगैरह आंसर का करना है, वो भी बच्चे आप आसानी से, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, आप आकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो से अब तो जो बच्चों ने मेंस दे दिया उनको तो आनंद आईएएस परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से काफ़ी ढेर सारे शुभकामनाएं हैं कि आप भावी ब्यूरोक्रेट बने। लेकिन जिन बच्चों को आगे मेंस देना है, मेरा प्रयास होगा कि उन बच्चों को यहाँ से काफ़ी अधिक सहायता मिल सके। आइए बिना देर किए पेपर को स्टार्ट करें। पहला प्रश्न है साथियों, राइट टू प्राइवेसी रिलेटिंग टू सेल्फ आइडेंटिटी इज वेरी डियर टू एवरी ह्यूमन बीइंग एंड well protected under Article 21 of the Constitution. In this context, examine the effect of the amendment in 2026 to the Transgender Person Protection Right Act 2019. हिंदी में यदि हम कहें तो ये कह रहा है, स्व अभिनिर्धारण से संबंधित निजता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय है तथा संविधान के अनुच्छेद 21 में भली भांति संरक्षित है। इस संदर्भ में उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 में 26 के संशोधन के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। अब देखिए साथियों कि मूल रूप से ये कौन सा पार्ट है, तो यहां ध्यान रखिएगा पेपर 2 का सोशल जस्टिस वाला पार्ट है। सामाजिक न्याय वाले पार्ट का प्रश्न है। करंट एडेड क्वेश्चन है जो बेसिक से लिंक है। करंट में ऐड किसको किया गया है? ऐड किया गया है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। एड ऑन क्या किया गया है? इसका जो करंट 2026 का अमेंडमेंट है ये, और बेसिक स्तर इसका किससे पूछा गया है? आर्टिकल 21 से रिलेट करके, जो राइट टू प्राइवेसी से रिलेट करता है। आपने देखा होगा पहले कि मेनका गांधी के केस में आर्टिकल 21 को काफी ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत किया था, जिसको नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
के अंदर रिकॉग्निशन ऑफ थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर के राइट और सेल्फ आइडेंटिफिकेशन से भी जोड़ दिया गया। के एस पुट्टुस्वामी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चर्चाएं की थी, जिसमें इसने इंफॉर्मेशनल एंड बॉडीली प्रिविलेज की बात सुप्रीम कोर्ट ने किया था। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन एंड राइट एक्ट 2019 आता है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली जो आंसर का जो रिक्वायरमेंट था इसमें सेल्फ डिटरमिनेशन ऑफ जेंडर आइडेंटिफाई वर्सेस रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो 2019 वाले प्रावधान है वहां आपको उसका उल्लेख करना था। दूसरा जो उल्लेख करना था एग्जामिनेशन ऑफ स्ट्रीमलाइंड सेल्फ डिक्लेरेशन, प्राइवेसी सेफगार्ड्स अगेंस्ट इन्वेसिव मेडिकल वेरिफिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी, इन चीजों का आपको उल्लेख करना था। और रिमेनिंग गैप्स जो हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, सिविल राइट्स, मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस जो इनको दिया गया है, इन चीजों को लेकर के आपको बॉडी इस प्रश्न की बनानी थी। यहां ध्यान रखिएगा कि यदि हम इसके बैकअप को लिंक करें कि किस तरीके से रहा, तो ये सामान्यतया 2020 का जो जीएस पेपर 2 का प्रश्न था उसमें सोशल जस्टिस के प्रश्न से डायरेक्टली ट्रांसजेंडर वाला जो क्वेश्चन आया था, हम थोड़ा थोड़ा उससे इसको रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था साथियों, women as a class neither belong to minority group nor are they regarded as forming a backward class. In the light of this statement, discuss the evolution of women's reservation from local bodies to parliament. हिंदी में यदि हम कहें तो एक वर्ग के रूप में महिलाएं न तो किसी अल्पसंख्यक समूह का अंग है, न ही वो वर्ग पिछड़ा वर्ग बनाती मानी जाती हैं। इस कथन के प्रकाश में स्थानीय निकायों से संसद तक महिला के आरक्षण के क्रमिक विकास की विवेचना करिए। यहां ये ध्यान रखिएगा कि दो तरीके से ये चीजें रिलेट करेंगी। एक तो सोशल जस्टिस का यहां भी पार्ट है वुमेन वाला, और इसको यदि हम लिंक करते हैं तो ये पॉलिटी से भी लिंक हो जाएगा क्वेश्चन, और पॉलिटी से लिंक होने के बाद करंट से भी लिंक हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि नारी वंदन अधिनियम पारित किया गया है, उस नारी वंदन अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न पूछा गया है। साथ ही साथ डिलिमिटेशन अभी होने वाला है जिसको लेकर के संसद में सीटों की संख्या बढ़ेंगी, तो उस आलोक में भी इसको हम देख सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर यदि हम देखें तो ये पॉलिटी से रिलेट करता है आर्टिकल 15(3) से, जो कि स्पेशल प्रोविजंस ऑफ वुमेन की बात करता है। साथ ही साथ 243D एंड 243T से, जो कि 33% रिजर्वेशन, महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। साइक्लिक रिजर्वेशन होगा साथियों, ये किस में, ग्राम पंचायत में और अर्बन लोकल बॉडीज में। 330A, 332A और 239AA से रिलेट करेगा, जो कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिला अधिकार आरक्षण की चीजें हैं, उससे रिलेट करके ये निकल करके सामने आता है। तो यहाँ देखिए कि ये बेसिक से भी रिलेट कर रहा है क्वेश्चन और करंट से भी ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो आपको रिलेट करना है कि जेंडर बेस्ड पॉलिटिकल अंडर रिप्रेजेंटेशन ये स्ट्रक्चरल है इंडिया में। कटिंग अक्रॉस कास्ट माइनॉरिटी क्लास वहां से भी रिलेट करता है। जेंडर बेस्ड क्यों? क्योंकि यहां ध्यान रखिएगा कि जब हम वैसे भी भारत में वुमेन्स की स्थिति को देखते हैं तो थोड़ा सा मतलब ये कह लिए कि वर्क फोर्स में भी वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है। वुमेन्स ज़्यादातर हाउस होल्ड ऑब्जेक्टिव्स के तरह एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, तो जरूरी है वहाँ से उठा करके महिलाओं को आरक्षण दे करके उनकी स्थिति को बढ़ावा देना। तो यहाँ सबसे पहले किस में किया जाता है? ग्राम पंचायत में किया जाता है, धीरे धीरे करके अन्य जगहों पर भी किया जाता है, और अभी जो करंट में वो दिया गया है
बिल अमेंडमेंट किया गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसके तहत यहाँ पे आप इसको रिलेट करके करिएगा। तो ये क्वेश्चन और अच्छे से इसके आंसर्स को आप कर सकते थे। बॉडी बनेगा, इंट्रो बनेगा और कंक्लूजन बनेगा। इवोल्यूशन इसको आपको देखना है ग्रास रूट लीडरशिप से, पंचायती राज एक्ट से, सरपंच पति वगैरह के जो चीजें हैं आप उसको भी मतलब इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन डायनेमिक्स में नॉर्मली आप सनसेटिंग क्लॉजेज लिंक टू पोस्ट सेंसर डिलिमिटेशन, जो अभी करंट में मैंने आपसे चर्चाएं की है, वहां तक आप इसको ले जाकर के इसके आंसर्स को मेन से रिलेट करके लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, examine whether the constitutional office of the Lok Sabha Speaker has become vulnerable to partisan politics under the current anti-defection regime. What institutional changes are required to ensure the neutrality of the Lok Sabha Speaker in managing a polarized house? हिंदी में यदि हम कहें तो वर्तमान दल बल विरोधी व्यवस्था के अंतर्गत क्या लोकसभा अध्यक्ष का संवैधानिक पद दलगत राजनीति के कारण अति संवेदनशील हो गया है? परीक्षण कीजिए। ध्रुवीकृत सदन के प्रबंधन में लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने में किन किन संस्थागत परिवर्तनों की आवश्यकता है? यहां देखिए साथियों, ये क्वेश्चन यदि हम मेन कहें तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। लेकिन बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन को ऐड किससे कर दिया गया है? करंट से। कैसे? ये जो सारे प्रश्न हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, जो मेरे ऑफिशियल बच्चे हैं जो पढ़ रखे हैं मेरे से, सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर, अब ये तो मेंस के पर्सपेक्टिव से है, ये तो जो बच्चा पढ़ेगा साथियों न्यूज़पेपर से लिंक करके ऐड करेगा वही करेगा, लेकिन परंतु जैसे इस बार आपने पीटी में भी देखा है प्रश्न किस लेवल से ऊटपटांग प्रश्न आए हैं, या ऊटपटांग नहीं कहें उनको, हम काफी इंटेलिजेंट प्रश्न कहें, प्रश्नों की प्रकृति अलग थी इस बार पीटी में भी। पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस मेरे क्लास नोट से कवर है। इन प्रश्नों के लिए भी मैंने अपने क्लास के बच्चों को पहले ही कहा था कि क्वेश्चन का ट्रेंड अलग पूछता है, करंट से रिलेट करके पूछता है, जो डिबेट्स चल रहे हैं उनसे पूछता है। यह प्रश्न कुछ और नहीं है, वही प्रश्न है। कैसे? आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं। ओम बिरला जी और विपक्ष के बीच का जो विवाद रहा है, ये सामान्यतया उसी से उठा के पूछा गया प्रश्न है। जैसे आपने पिछली लोकसभा में देखा था कि किस तरीके से विपक्ष के द्वारा लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए अमेंडमेंट भी वो लाया गया था, बिल लाया गया था। तो यहां पर नॉर्मली जो पूछ रहा है कि यदि लोकसभा स्पीकर अपनी निष्पक्षता को सुनिश्चित करे तो उसके लिए किन संस्थागत परिवर्तनों की आवश्यकता है? तो यहाँ सामान्यतया साथियों, क्योंकि यहाँ मैं आपको आंसर डील नहीं करवा रहा हूँ, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाइएगा देखते देखते, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा। तो सिंपल आप यहाँ ध्यान रखिएगा, जो आप सजेशन देंगे इंग्लैंड की परंपरा को, क्योंकि इंग्लैंड में ध्यान रखिएगा जो वहां का स्पीकर का पद है, हम भारत में उसी के स्पीकर को लेकर के आते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इंग्लैंड में जो स्पीकर होता है उसके लिए है वंस स्पीकर फॉर एवर द स्पीकर। जो व्यक्ति वहां स्पीकर बनता है दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाएगा, पार्टी छोड़ देगा, और जब तक वो चाहे स्पीकर के पद पे बना रहेगा। तो आपसे यदि परिवर्तन की आवश्यकता है तो आप सीधे ये लिख सकते हैं कि इंग्लैंड की परंपरा को भारत में भी अपनाया जाना चाहिए, जिससे स्पीकर का पद दलगत पॉलिटिक्स से, राजनीति से ऊपर उठ जाएगा। सिंपल। बाकी आप बॉडी इंट्रो वगैरह जैसे बनाएंगे वो बनाएंगे। अब ये कुछ केसेस हैं जिनका हम यहाँ पे हवाला ले सकते हैं बॉडी बनाने में, जैसे 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ, आर्टिकल 93 है इलेक्शन ऑफिस ऑफ द स्पीकर,
किहोतो होलान वर्सेस जाचिलू 1992, स्पीकर एक्टिंग एज अ ट्रिब्यूनल। केशम मेघचंद्रा सिंह 2020 का है, टाइम बाउंड डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस। तो ये सब कुछ केसेस हैं जहां से आप इसके बॉडी को लिंक कर सकते हैं। पहले भी आ रखे हैं इस तरीके के प्रश्न, 2020 में पूछा हुआ है, वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर। क्या आप इस कथन से सहमत हैं और भारत में अडॉप्ट होना मतलब इसको लगाना चाहते हैं? 1918 में एंटी डिफेक्शन रोल पूछा गया है। तो इस तरीके से प्रश्नों की प्रकृति को हम समझते हैं कि आगे पीछे करके ही पूछा जाता है, सिलेबस तो वही है। अगला प्रश्न है साथियों, इज द राइट टू वोट अ फंडामेंटल राइट? Discuss the position of the Election Commission of India while undertaking the revision of electoral rules. Can it also examine the question of citizenship of voters? हिंदी में कहें तो क्या मताधिकार एक मौलिक अधिकार है? निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण करते हुए भारत के निर्वाचन आयोग की परिस्थिति की विवेचना कीजिए। क्या यह निर्वाचकों की नागरिकता के प्रश्न का भी परीक्षण कर सकता है? अब ये देखिए साथियों, ये भी पॉलिटी का प्रश्न है, लेकिन करंट से पॉलिटी में किसका? इलेक्शन वाले कमीशन आर्टिकल 324 से रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन इसको किया क्या है, यूपीएससी ने करंट से ऐड ऑन कर दिया है। करंट से ऐड ऑन कैसे? जो अभी करंट में एसआईआर चल रहा है, एसआईआर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें इलेक्टोरल रोल्स को चेकआउट किया जा रहा है। बंगाल में बहुत सारे लोगों के नाम वगैरह काट दिए गए, बिहार में भी एसआईआर हुआ है, बहुत सारे लोगों का नाम काट दिया गया है। तो वहां से करंट से उसको ऐड ऑन करके पूछा गया है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज कर सकता है। देखिए कितना इंटेलिजेंट प्रश्न पूछा है यूपीएससी ने। क्या इस तरीके के अधिकार हैं उसके पास, और क्या वह क्वेश्चन ऑफ द सिटीजनशिप एज ए वोटर, नागरिकता के प्रश्न का भी परीक्षण कर सकता है। अभी जैसे उसने कहा था कि मतलब जो पासपोर्ट है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता है। तो इन्हीं आलोक से ये प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल करंट का है। जो बच्चे हिंदू वगैरह पढ़ रहे होंगे, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे होंगे, आसानी से इसका उत्तर वो लिख सकते हैं। कई सारे आर्टिकल्स इस पे आए हुए थे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि यदि हम लिंकेज करें इस क्वेश्चन को, तो आर्टिकल 326 इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1950-51, आर्टिकल 324 Superintendence, Direction and the Control of the Elections, Citizenship Act 1955, कुलदीप नैयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अनूप बंडवाल। आंसर्स जो आप बनाएंगे तो यहाँ आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी राइट्स के नेचर को डालिएगा। राइट टू वोट प्राइमरीली स्टैट्यूटरी राइट है, आर्टिकल सेक्शन 62 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आर्टिकल 326 के अंतर्गत भी है, लेकिन ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट नहीं है सीधा। ठीक है, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मैंडेट को बताइएगा कि किसके तहत ये कर रहा है। सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 ये क्या कहता है कि रजिस्टर्ड एलिजिबल सिटीजन्स एंड पर्स इनएलिजिबल डुप्लीकेट एंट्रीज। अब इसके लिए वो क्या कर सकता है, सिटीजनशिप का वेरिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, कंडक्ट कर सकता है, एस्टेब्लिश प्राइमा फेसी कर सकता है कि जो भी व्यक्ति उसके लिए एलिजिबल है उनका नाम इलेक्टोरल रोल में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज लाइक द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स possess adequate enforcement powers to secure substantive social equality, suggest measure to enhance their institutional effectiveness। वास्तविक सामाजिक समानता को सुरक्षित करने में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं अनुसूचित जनजाति आयोग जैसे संवैधानिक निकायों के पास क्या पर्याप्त प्रवर्तन शक्तियां हैं।
इनकी संस्थागत प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु उपायों को सुझाइए। इसको यदि साथियों हम देखें तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। इसको ऐड ऑन कर दिया गया है सोशल जस्टिस से। और इसमें आपसे पूछ रहा है उपाय को सुझाने का, मतलब इफेक्टिवनेस की बात कर रहा है। कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट जो अभी काम कर रहा है वो इफेक्टिव है या नहीं है, और इनको हम किस तरीके से और अधिक इफेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि पॉलिटी से इसका स्टैटिक लिंकेज आर्टिकल 338 से होगा, 338A से होगा, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से होगा, सिविल कोर्ट के पावर्स से होगा, सीपीसी, क्योंकि समन डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेट करके होगा। और इसमें बॉडी बनाने के लिए आप रेलेवेंट पॉइंट में 2 पॉइंट आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि एक्ट के द्वारा इसकी लिमिटेशंस क्या है। रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी नेचर का है। पावर ऑफ सिविल कोर्ट अप्लाई ओनली टू प्रोसीड्यूरल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, नॉट बाइंडिंग एडजुडिक्शन और प्यूनिटिव एक्सिक्यूशन नहीं है, जो कि हमने पिछली क्लास में इस पर चर्चा भी किया था। जो पढ़े होंगे बच्चे मेरे से जान रहे होंगे। मेजर्स ऑफ इफेक्टिवनेस कैसे बनेगा, मैंडेटरी लेजिस्लेटिव डिबेट है ऑन एनुअल रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस फॉर गवर्नमेंट एक्शन टेकन रिपोर्ट, क्वासी जुडिशियल पावर्स टू इन्फोर्स कॉम्प्लायंसेस। इस डायरेक्शन से आप इस क्वेश्चन के आंसर को करेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, डज इंडियाज ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी reflect the aspirations for a socially grounded and equity-based governance? Justify your answer. क्या भारत की जनजातीय विकास नीति सामाजिक आधार वाली और समता मूलक शासन की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है? अपने उत्तर के औचित्य को स्पष्ट कीजिए। यहां आपको ध्यान रखना है साथियों, पॉलिटी का क्वेश्चन है लेकिन करंट से एडेड है। यहां इस क्वेश्चन को लिखने में आपको कौन कौन से पार्ट्स को ध्यान रखने पड़ेंगे? 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 6th शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट के लिए असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए जो ट्राइबल काउंसिल्स बनाया जाता है उसके लिए, और 5th शेड्यूल के अंतर्गत जो अन्य जगह हैं जहां भारत में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रह रहे हैं उनके लिए जो प्रावधान किए जाते हैं, जो ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल्स वगैरह हैं उन सब के लिए। तो ये आर्टिकल 224 एंड 244 एंड 244A के अंतर्गत रिलेट करेगा। पेसा एक्ट से डायरेक्ट रिलेट करेगा साथियों। देन फॉरेस्ट राइट एक्ट से रिलेट करेगा, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट कुछ अलग कहता है, पेसा एक्ट कुछ अलग कहता है। वनोत्पाद वगैरह की जो चीजें हैं वहां के विषय में उनके जो डिफिनीशंस हैं वो अलग अलग हैं। ट्राइबल पंचशील है, नेहरूवियन मॉडल, पीएम जनमन, वन धन विकास योजना, इन सब से आप इसके एब्स्ट्रैक्ट को रिलेट करेंगे। पॉलिसी पैराडाइम की बात करेंगे, शिफ्ट फ्रॉम एसिमिलेशन और आइसोलेशन टू राइट्स बेस्ड सेल्फ गवर्नेंस एंड डिग्निटी। चैलेंजेस बताएंगे क्या है, डायल्यूशन ऑफ ग्राम सभा, कंसेंट इन फॉरेस्ट डाइवर्जन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गैप इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेसा, और जस्टिफिकेशन आप क्या देंगे, स्कीम्स एड्रेसिंग पीवीटीज एंड लैंड टेन्योर सिक्योरिटी वर्सेस डेवलपमेंट डिफिसिट्स इन द इंटीरियर एरिया। वहां से आप इसको लिंक करेंगे और इस तरीके से आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, malnutrition in India is not merely a public health concern, it is also a challenge for social equity,
ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव वेलफेयर गवर्नेंस डिस्कस। भारत में कुपोषण मात्र एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि सामाजिक समता, मानव विकास एवं प्रभावी कल्याणकारी शासन के समक्ष एक गंभीर चुनौती है। विवेचना कीजिए, ये ध्यान रखिएगा साथियों। गवर्नेंस का क्वेश्चन है आपके। गवर्नेंस प्लस सोशल जस्टिस वाला पार्ट है। करंट से ऐड ऑन है क्वेश्चन। और इसके आंसर में नॉर्मली आप कहाँ की कौन कौन सी चीजें डालेंगे? आर्टिकल 47 की बात कहेंगे, डीपीएसपी की, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज न्यूट्रिशन और हेल्थ के स्टैंडर्ड को बढ़ाने की जो बात करता है, जिसके लिए आप एनएफएचएस के डेटा को उठाएंगे। पोषण 2.0 की चर्चा करेंगे, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी की चर्चा करेंगे, और एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 वाले उसके डेटा को या उसकी चर्चा करेंगे। आंसर लिखने में आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच और उसके चैलेंजेस को बताएंगे, जिसमें इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर, मैटरनल एनीमिया, कास्ट, इनकम डिस्पैरिटीज, इनको दिखाएंगे कि क्यों ऐसा कहा गया है। सैनिटेशन की बात उठाएंगे, रीजनल ड्राइव की बात करेंगे, और साथ ही साथ गवर्नेंस के बॉटलनेक को भी हेल्थ के सेक्टर में दिखाएंगे, जहां लाइन डिपार्टमेंट्स को दिखाएंगे, डब्ल्यूसीडी, हेल्थ, जल शक्ति, इन सारी चीजों के चर्चा करेंगे। इनके लीकेजेस की बात करेंगे, शिफ्ट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, कि फूड सिक्योरिटी तो हो गया लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की दिक्कत आज भी भारत में है। इस तरीके से इसके आंसर को आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है साथियों, एनालाइज द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ जनरलिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज इन द कंटेम्पररी गवर्नेंस। समकालीन शासन व्यवस्था में भारतीय सिविल सेवाओं की सामान्य संरचना के लाभों और सेवाओं की विश्लेषण कीजिए। ये ध्यान रखिएगा साथियों, पॉलिटी का पार्ट भी है, गवर्नेंस का पार्ट है। गवर्नेंस में जो सिविल सेवा और उससे संबंधित सुधारों की चर्चा है उसका पार्ट है। स्टैटिक पार्ट इसका आपको पॉलिटी में मिल जाएगा, अखिल भारतीय सेवाओं से। और ये पूछ रहा है कि कंटेम्प, और इसको आप ऐड कर दिया गया है करंट से। कि यहाँ पे जो जनरलिस्ट स्ट्रक्चर है सिविल सर्विसेज का, इसकी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए। मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही चीजें आपको डालनी है। तो इसके लिए जो मेन फोल्डर आपको मिलेगा साथियों, ये पॉलिटी का पहले आप आर्टिकल 312 उठाएंगे, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करेंगे। फिर सबसे ज्यादा ब्लाइट में रहा था सेकेंड एआरसी, एन वीरप्पा मोइली। काफी दिनों से यहाँ से क्वेश्चन लगभग में बनता ही है। रिपोर्ट ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, एक क्वेश्चन तो यहाँ से रहना तय ही है। 2015 से लेटरल एंट्री स्कीम आया है, वो भी ध्यान रखिएगा। मिशन कर्मयोगी सिविल सर्वेंट्स के लिए लाया गया है, मोदी जी की स्कीम है, वहां भी उन चीजों को भी ध्यान रखना है। इन सारी चीजों को ध्यान रख करके आपको दोनों ही चीजें जाननी है कि एडवांटेजेस क्या होंगे और इसकी लिमिटेशंस क्या है, क्योंकि पूछा जा रहा है। सीमाओं का विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस आप तभी करेंगे जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें डालेंगे। तो एडवांटेज क्या है? क्रॉस सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन है, होस्टिलिटी पॉलिसी है, पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है, इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, सब सारे ब्यूरोक्रेसी के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या है? लैक ऑफ डोमेन एक्सपर्टाइज इन कॉम्प्लेक्स सेक्टर्स, फिनटेक, एआई, पब्लिक हेल्थ, एनर्जी, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर, एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया, ये सब सारे प्रॉब्लम्स है। तो उसको देख करके फिर आप आंसर डिजाइन करेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
IPMDA, Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness, bridges the gap between India's Sagar security and growth for all in the region vision and the Quad's collective Indo-Pacific strategy. Make a critical assessment of the statement focusing on IPMDA. हिंदी में यदि हम कहें तो ये कहता है IPMDA इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए साझेदारी भारत के सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन दृष्टिकोण और क्वाड की सामूहिक इंडो पैसिफिक रणनीति के बीच की खाई को पाटता है। IPMDA पर केंद्रित रहते हुए इस कथन का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यहां ध्यान रखिएगा साथियों कि ये प्रश्न आपका IR का है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का करंट से ऐड है। जैसे जो बच्चे मेरे पुराने छात्र हैं जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको बताया हुआ है कि जो प्रीलिम्स का पार्ट है IR में केवल इंस्टीट्यूशन से पूछता है। आप पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस को एनालाइज कर लीजिए, अभी भी आपको IR में केवल इंस्टीट्यूशन से PT पे दिखेगा। यहाँ हम मेंस की बात कर रहे हैं तो ये करंट अप्रोच से रिलेटेड प्रश्न है और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो IPMDA है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, यहाँ से क्वेश्चन है इसको जोड़ा किससे गया है, सागर से जोड़ा गया है और क्वाड से जोड़ा गया है। सागर इनिशिएटिव सागर डॉक्ट्रिन 2015 का है। सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पूरे का पूरा इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोजेक्ट ये इनिशिएटिव था। क्वाड ध्यान रखिएगा क्वाड 2007 में बना था, तो वहां से रिलेट करके आप और काफी ज्यादा क्वाड चर्चा में भी रहा इंडो पैसिफिक को लेकर के। एनजूस क्वाड ये सब सारी चीजें काफी चर्चा में रही हैं। कोविड के बाद काफी ज्यादा क्वाड का उभार हुआ है। तो ये बेसिकली समालोचनात्मक परीक्षण बोल रहा है, मतलब क्रिटिकल असेसमेंट करने को कह रहा है। तो यहाँ आपको दोनों ही चीजें बतानी है। क्रिटिकल असेसमेंट जब भी हम करते हैं पॉजिटिव निगेटिव दोनों ही चीजों को रख करके फिर वो करते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो मूल क्वेश्चन का ये कह लीजिए कि एम्बिट है क्वाड इनिशिएटिव, जो करंट में अभी जो बच्चे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे 2022 के बाद की क्या चीजें रही हैं। सागर डॉक्ट्रिन 2015 का है। उसके बाद IFC-IOR इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन को लेकर के जो बनाया गया, UN क्लॉस जो कि पूरे के पूरे मतलब ये कहिए कि सी डोमेन से टेरिटरी से रिलेटेड जो उसके लिए जो कानून बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, कन्वर्जेंस जो टॉपिक का होगा ये किससे रिलेट करके होगा, रियल टाइम डार्क शिपिंग ट्रैकिंग, क्योंकि अभी देख रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच थोड़े संबंध तल्ख चल रहे हैं। मॉनिटरिंग IUU, फिशिंग, क्लाइमेट डिजास्टर, साउथ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक आइलैंड्स, इनके डायमेंशन में प्रश्न के आंसर होंगे। क्रिटिकल असेसमेंट आप कैसे करेंगे, हार्डवेयर सर्वेलेंस के क्षेत्र को देखेंगे जहां पे स्ट्रेंथ इंडिया सेंट्रल रोल इन IOR विदाउट फॉर्मिंग लीगल ऑब्लिगेशंस, चैलेंजेस डाटा सॉवरेंटी वगैरह को लेकर था। इंटीग्रेशन विद नॉन क्वाड रीजनल हब्स, चाइनीज पुशबैक, चाइना वगैरह बहुत बड़ा फैक्टर है इसको लेकर के। प्रीवियस में भी क्वेश्चंस रहा है साथियों। इसका थीम 2022 का जो क्वेश्चन था क्वाड रोल इन द इंडो पैसिफिक, 2020 का सागर डॉक्ट्रिन पूछा गया, उससे मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के 2023 का इंडो पैसिफिक डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लगभग जो बच्चे उन क्वेश्चन का आंसर लिखे होंगे उनको क्वेश्चन आसान लग रहा होगा, बहुत टफ नहीं लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ब्रिक्स एक्ट एज अ पावरफुल काउंटरवेट इन ग्लोबल गवर्नेंस, actively amplifying the voice and the influence of global south. Explain the role of BRICS in projecting itself as an alternative to the other groups. ब्रिक्स वैश्विक शासन में शक्तिशाली संतुलनकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है जो वैश्विक दक्षिण की आवाज और प्रभाव को सक्रिय रूप से प्रबल बनाता है। ब्रिक्स की भूमिका को समझाइए और वह स्वयं को अन्य समूहों के विकल्प के रूप में कैसे प्रस्तुत करता है। तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा साथियों, ये
IR का ये भी क्वेश्चन है, करंट से एडेड है, और ये मेनली फोकस है ब्रिक्स पे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। बेसिक्स आपको पता ही होगा। जब आंसर राइटिंग के मोड में हम आएंगे कि बेहतर उत्तर कैसे लिखें, क्या लिखें, किस तरीके से लिखें, फॉर्मेटिंग कैसे करें, कीवर्ड पकड़ के कैसे लिखें, तो अब चूंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है साथियों, तो वो फिर आपको भी देखने में दिक्कत होती, तो वो मैं सेपरेट वीडियो में लेकर के उसको बताऊंगा। यहाँ अब इस क्वेश्चन के एम्बिट को समझते हैं। तो ब्रिक्स के एक्सपेंशन को देखते हैं, ब्रिक्स प्लस, न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट्स जो ब्रिक्स के हैं, डी डॉलराइजेशन एंड लोकल करेंसी ट्रेड को बढ़ावा देने की बात चल रही है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ समझा साथियों आपने कि ये विकासशील और अल्प विकसित देशों का संगठन है जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस जो बच्चे ऑप्शनल में रखे होंगे, नॉर्थ साउथ डायलॉग उनका पार्ट है, जिसमें नॉर्थ के कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं और साउथ के कंट्रीज अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और इन दोनों के बीच की जो डिपेंडेंसी है, जिसको लेकर के हम डिपेंडेंसी थ्योरी का मॉडल, पॉल आलबर्टान वगैरह की चीजों को पढ़ते हैं, तो उसी ग्रुप की ये बात कर रहा है ग्लोबल साउथ की, जो वैश्विक दक्षिण के देश हैं। भारत, ध्यान रखिएगा कि वैश्विक दक्षिण के देशों को एक आवाज देने का काम करता है और उस मंच पे एक सक्रिय भूमिका को निभाता है, तो उसके लिए ब्रिक्स एक बहुत बड़े संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। जो इसके रेलेवेंट पॉइंट होंगे, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है, रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस, नॉन वेस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंसिंग, वो सब सारी चीजें डाल सकते हैं। इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस डाल सकते हैं, डाइवर्जेंस बिटवीन सीनो रसिया, एंटी वेस्टर्न एजेंडा, इंडो ब्राजीलियन नॉन अलाइंड रिबैलेंस पोस्चर, ये सब सारी चीजों को डाल करके आप इसके आंसर को कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में कब आया? 2019 में रोल ऑफ ब्रिक्स यूपीएससी ने पूछा है। 2023 में एक्सपेंशन ऑफ मल्टीलेटरल फोरम एंड ग्लोबल साउथ की चीजें यूपीएससी ने पूछ रखा है। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फुल लेंथ क्वेश्चंस हैं, इसमें है डिस्कस द पोजीशन of the governor in the federal polity of India, what is the nature of his power while giving assent to a bill passed by the state legislature, is he bound by the aid and advice of his council of ministers in all his functions? भारत की संघीय राज व्यवस्था में राज्यपाल की स्थिति की विवेचना कीजिए। क्या विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति देते समय उसकी शक्ति की प्रकृति कैसी है? क्या वह अपने सभी कार्यों में अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से बाध्य है? ये ध्यान रखिएगा साथियों, पॉलिटी का पार्ट है। स्टेट लेजिस्लेटिव, का ये क्वेश्चन है, और ये भी साथियों करंट से ऐड है। करंट में आपने देखा होगा कई सारे राज्यों के राज्यपाल के साथ जो मतलब नॉन बीजेपी के हैं, काफी सारा डिबेट भी हुआ है वहां पे। जो गवर्नर्स हैं कई जगहों पर थोड़ा अदर कॉन्स्टिट्यूशनल के रूप में कार्य भी किए हैं, तो वही ये पूछ रहा है कि क्या राज्यपाल भी मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के लिए बाध्य है? आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। तो इसका फॉर्डर आपको आर्टिकल 153 से 163 के बीच में मिलेगा, 200 आर्टिकल 200 में मिलेगा। एसेंट ऑफ बिल्स, रिजर्वेशन ऑफ प्रेसिडेंट से संबंधित चीजें हैं। 201 है शमशेर सिंह 1974 का केस है। नाबाम रिबिया 2016 का केस है। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स ऑन एज सुन एज पॉसिबल, जो अभी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि 3 महीने के भीतर भीतर उसको कर देना चाहिए अंडर आर्टिकल 200। जो बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, जिन्होंने मेंस दिया, समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। पंजाब तमिलनाडु गवर्नर के केसेस वगैरह को लेकर के, ठीक है। अब इसमें जो रेलेवेंट पॉइंट है, फेडरल फंक्शन को आपको ध्यान देना है और कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन के आंसर को आपको करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, व्हाट इज मीन बाय जुडिशियल लेजिस्लेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? डिस्कस द वर्डिक्ट्स ऑफ द एपेक्स कोर्ट अलाउइंग द पैसिव यूथेनेसिया एंड लिविंग विल। न्यायिक विधायन से क्या तात्पर्य है? इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु तथा अग्रिम चिकित्सा निर्देश का इच्छा पत्र को अनुमति देने वाले निर्णयों की विवेचना कीजिए। ये ध्यान रखिएगा साथियों, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। जुडिशियरी वाले पार्ट का क्वेश्चन है, और यहां से जो इस क्वेश्चन के डायमेंशंस होंगे
ये आपको सेपरेशन ऑफ पावर्स के कंटेक्स्ट में लिखना है। आर्टिकल 141, 141 एंड 142 की चीजों को इसमें लिखना है, जिसमें पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस की बात की जाती है। आर्टिकल 21, क्योंकि राइट टू डाई विद डिग्निटी आर्टिकल 21 की ही चीज है, पैसिव यूथेनेसिया की। कॉमन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 और 2023 में लिखा था सिंप्लीफिकेशन गाइडलाइंस में। अरुणा रामचंद्रन शानबाग के केस में पहली बार पैसिव यूथेनेसिया को मान्यता दिया था। तो इसका जो आप आंसर लिखेंगे साथियों, ये जो फॉर्डर पॉइंट्स हैं, इनको लेकर के जो आंसर होगा आपको, या जो बच्चों ने लिखा होगा, वो जुडिशियल लेजिस्लेशन कंसेप्ट के रिलेशन में आपका आंसर जाएगा, और दूसरा यूथेनेसिया के फ्रेमवर्क के डायमेंशन में आपका क्वेश्चन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हाउ फार हैज द इंडियन फेडरल फ्रेमवर्क बीन सक्सेसफुल इन एकोमोडेटिंग रीजनल एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज, हाईलाइट द रोल ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म एंड सजेस्ट मेजर्स टू मेक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म मोर इफेक्टिवली। भारतीय संघीय ढांचा कहां तक क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने में सफल रहा है, असमान संघवाद की भूमिका पर प्रकाश डालिए एवं विवाद समाधान तंत्रों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपाय सुझाइए। ये भी ध्यान रखिएगा साथियों, पॉलिटी का क्वेश्चन है और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, सिप का क्वेश्चन है, या आप इसको फेडरलिज्म से रिलेट कर दें। फेडरलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें नॉर्मली आपको बताना है कि जो विवाद है और विवाद समाधान के जो तंत्र हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, उस पर आपको बात करना है। तो नॉर्मली ये आर्टिकल 371 तो 370 जे की चीजें आएंगी, स्पेशल प्रोविजन फॉर द स्टेट, 6 शेड्यूल, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, आर्टिकल 262 जोनल काउंसिल्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथियों, ये एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी को बताते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हैं जो कि स्ट्रेंथन करते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को, उस पर आपको बात करनी थी, जिसमें फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल मैनेजमेंट फॉर वाटर डिस्प्यूट, ये सब सारी चीजें आपको लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, examine how the separation of powers is practiced in India compared to the rigid presidential model of United States of America. In this context, compare the actual authority of the Indian Prime Minister with that of the President of United States of America. हिंदी में यदि हम कहें तो भारत में शक्ति पृथक्करण को संयुक्त राज्य अमेरिका के कठोर अध्यक्षीय मॉडल की तुलना में कैसे व्यवहार में लाया जा रहा है, परीक्षण कीजिए। इस प्रसंग में भारतीय प्रधानमंत्री की वास्तविक सत्ता की संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना कीजिए। यहां ध्यान रखिएगा, पॉलिटी का क्वेश्चन है साथियों ये। मेनली यदि हम कहें तो पॉलिटिकल साइंस के कॉम्परेटिव पार्ट का ये प्रश्न बनेगा। तो नॉर्मली हम इसको पॉलिटी के अंदर ही पढ़ेंगे कि इसमें आप क्या करते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इनके पावर्स की तुलना आप करते हैं यूएस प्रेसिडेंट से। तो इसके लिए आपका लिंकेज होगा आर्टिकल 50, 53, 74, 75 कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूएस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 123 जिसमें वाटर गेट चेक्स एंड बैलेंस की बात की जाती है। देन केशवानंद भारती के केस को देखिएगा, राम जॉय कपूर के केस को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको दोनों ही में, क्योंकि एक पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ, ये कह लीजिए कि डेमोक्रेसी का रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जिसमें डुअल एग्जीक्यूटिव होगा, तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आपको बताना है। दूसरा प्रेसिडेंशियल मॉडल में है जो कि सिंगल एग्जीक्यूटिव है, जिसको लेकर के दुर्गा दास बासु कहते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द अमेरिका, सॉरी वर्ल्ड। ये मैंने आपको, आप मेरे पॉलिटी वाले सीरीज पे वीडियो जाकर के देखिए, वहां आपको सारी चीजें मिल जाएंगी काफी डिटेल्स।
और दूसरा वहां पर आपको पावर कंपैरिजन के डायमेंशन में आंसर लिखना था, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के और यूएस प्रेसिडेंट के, ठीक है, तब जाकर के आंसर ये आपका कंप्लीट हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, टू व्हाट एक्सटेंट डू प्रेशर ग्रुप्स, सोशल मूवमेंट्स एंड कॉर्पोरेट लॉबीज डिपेंड pluralistic democracy in India by representing excluded interest, analyze whether the growing convergence of corporate wealth and political power poses a threat to the autonomy of formal democracy institutions. दबाव समूह सामाजिक लोकतंत्र एवं कॉर्पोरेट लॉबी किस सीमा तक बहिष्कृत हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत में बहुलवादी लोकतंत्र को गहराई प्रदान कर रहे हैं, कॉर्पोरेट संपदा एवं राजनीतिक शक्ति के बढ़ते हुए गठजोड़ से क्या औपचारिक लोकतंत्र संस्थाओं की स्वायत्ता को खतरा उत्पन्न हो रहा है, विश्लेषण कीजिए। ये ध्यान रखिएगा साथियों, गवर्नेंस का क्वेश्चन है। गवर्नेंस प्लस सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है। वैसे यदि सब्जेक्ट के रूप में आप इसको डिफाइन करें तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का। तो यहां आपको इंडिया के केस में वो करना है कि दबाव समूह, राजनीतिक दल, ये सब कहां से बनेंगे, जो इसका लिंकेज बनेगा 19(1)(c) से, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से। फिर प्लुरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को ये सपोर्ट करते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डिस्कोर्स वगैरह आपको बताना है, सीएसआर, इलेक्टोरल ट्रस्ट वगैरह दिखानी है, लॉबिंग, रेगुलेशंस, ये सब दिखाने हैं। और आंसर लिखने में जो मेजर दो चीजों को जो आप लिखेंगे, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना था इसको प्रॉपर क्वेश्चन को, तो इसमें दो चीजों पर आप लिखेंगे। पहला पॉजिटिव रोल बताएंगे कि प्रेशर ग्रुप्स के पॉजिटिव रोल क्या है, क्योंकि मतलब डेमोक्रेसी को डिपेंड करता है, स्ट्रेंथन करता है, बाकी बाकी सारी चीजें। और थ्रेट टू द कॉर्पोरेट कैप्चर, उससे ये कैसे रिलेट करता है, क्योंकि प्रेशर ग्रुप नॉर्मली किसके उसमें है, कॉर्पोरेट कैप्चर को, कॉर्पोरेट कल्चर के साथ लिंक हो जाने का इसका थ्रेट रहता है, जो कि कहीं ना कहीं मनी और बाकी चीजों के मिसयूज से रिलेट करता है, जैसे अभी हमने इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह के केसेस में देखे हैं। 2021 का भी साथियों एक क्वेश्चन बना था, प्रेशर ग्रुप्स प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक पॉलिसी। 2017 और 13 का ये क्वेश्चन था, प्रेशर ग्रुप्स एंड द कॉर्पोरेट लॉबीज। तो यहाँ से आप जिन बच्चों ने इनको लिखा होगा, प्रश्नों को लिखा होगा, उनको लिखने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस आर नॉट अबाउट कंट्रोलिंग करप्शन बट आल्सो क्रिएटिंग द ट्रस्ट of stakeholders in the policy process by following the rule of law and participatory governance format। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि विधि के शासन और सहभागितापूर्ण शासन का पालन करने की नीति निर्माण प्रक्रिया में हितधारकों का विश्वास स्थापित करना है। ये ध्यान रखिएगा, गवर्नेंस का क्वेश्चन है साथियों। उसका जो पहला टॉपिक है शासन, शासन के हितधारक, वहां से है। इस क्वेश्चन का जो एम्बिट है ये नॉर्मली सेकेंड ARC के अराउंड घूमेगा, प्रमोटिंग ई गवर्नेंस, इथिक्स इन गवर्नेंस। RTI एक्ट के अराउंड घूमेगा 2005। सोशल ऑडिट्स के अराउंड घूमेगा जो मनरेगा में किया जाता है। प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी के अराउंड आता है एंड सिटीजन चार्टर के अराउंड आता है। आंसर लिखने में आपको जो मेजर चीजें बनानी थी वो ट्रस्ट बिल्डिंग बियॉन्ड एंटी करप्शन, वहां से यहाँ की चीजों को उठाना था कि मतलब किस तरीके से गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित किया जाएगा। और देन जो पार्टिसिपेटरी टूल्स हैं गवर्नेंस के, उसके बारे में बताना था, ओपन डाटा प्लेटफॉर्म, सिविक एंगेजमेंट इन म्यूनिसिपल बजटिंग, कॉन्टिन्यूअस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये सब सारी चीजें इसमें लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, can the constitutional mandate of right-based welfare be effectively realized in the context of non-integrated governance and minimal public investment examine? क्या अधिकार आधारित कल्याण के संवैधानिक दायित्व को गैर अधिकृत शासन और न्यूनतम सार्वजनिक निवेश की स्थिति में प्रभावी रूप से साकार किया जा सकता है? परीक्षण कीजिए। ये यहाँ ध्यान रखिएगा कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस दोनों से रिलेट करेगा। मेनली गवर्नेंस का क्वेश्चन है।
जिसका फॉर्डर आपको पॉलिटी से मिलेगा। एम्बिट ऑफ द क्वेश्चन जो चीजें आपको लिखनी थी, डीपीएसपी के बारे में लिखना था, जिसमें आर्टिकल 38, 39, 41 की चीजें आएंगी। राइट बेस्ड एक्ट्स के बारे में लिखना था, आरटीए 2009, एनएफएसए 13, मनरेगा 5, पब्लिक एक्सपेंडिचर बेंचमार्क वगैरह को लिखना था, हेल्थ, जीडीपी, एजुकेशन, ये सारी चीजें। और इसका जो मेन बनेगा पॉइंट वो ध्यान रखना है आपको, स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स को ध्यान में रख करके आंसर होता, और वे फॉरवर्ड को रख करके आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा साथियों, शुड एजुकेशन बी ट्रीटेड प्राइमरी एज द वेलफेयर ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट और एज ए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फॉर बिल्डिंग अ ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नॉलेज ड्राइवन नेशन? क्रिटिकली इवैल्यूएट। क्या शिक्षा को मुख्यतः राज्य की कल्याणकारी जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए, या एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी ज्ञान आधारित राष्ट्र के निर्माण हेतु रणनीतिक निवेश के रूप में? समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये ध्यान रखिएगा साथियों, गवर्नेंस प्लस सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है। जिसमें जो स्टेक्स ऑफ द गवर्नेंस जो है, जिसमें एजुकेशन का पार्ट है, वहां की चीजें हैं। तो इसके आंसर्स के मेन जो एम्बिट थे, आर्टिकल 21A, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे बढ़ेगा एजुकेशन से, एसटीएम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करेंटली जो कि 0.7% ऑफ जीडीपी के तक बढ़ गया है। और जो मेन जहाँ के जिस पॉइंट के अराउंड आपके मेंस का आंसर या जो आपका बॉडी घूमता, वो था सिनर्जिस्टिक इवैल्यूएशन, कि मेनली आइदर और डिबेट जो है, यूनिवर्सल इक्विटेबल प्राइमरी एजुकेशन, फाउंडेशनल फ्लोर, ये सारी चीज़ें। और दूसरा हायर एजुकेशन, इनोवेशन, स्किलिंग ड्राइव, ग्लोबल इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस, स्किल पार्टनरशिप, इनके अराउंड इसका आंसर आपका होता। 19 है क्वेश्चन नंबर साथियों, इंडियाज ग्लोबल डायस्पोरा एक्ट्स एज ए लिविंग ब्रिज एज ए क्रिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर नॉलेज नेटवर्क इन द ट्रांसफॉर्मिंग कल्चरल हेरिटेज into geopolitical influence and strategic leverage worldwide. Critically examine this statement. भारत का वैश्विक प्रवासी समुदाय एक जीवंत सेतु की तरह कार्य करता है। वह एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक और ज्ञान तंत्र भी है जो सांस्कृतिक विरासत को विश्व भर में भू राजनीतिक प्रभाव और रणनीतिक सामर्थ्य में रूपांतरित करता है। कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये साथियों, ये प्रश्न आपका इंटरनेशनल रिलेशन का है, आईआर का क्वेश्चन है, और आईआर से नॉर्मली पूछा गया है इसको करंट से ऐड ऑन करके। और ये मेनली जो डायस्पोराज बाहर इंडिया से रह रहे हैं, विदेशी भारतीय, उनके एम्बिट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस तरीके से, मतलब नॉर्मली वो भारत के लिए कार्य करते हैं, आर्थिक और ज्ञान तंत्र का वैश्विक प्रवासी समुदाय सेतु के रूप में कार्य करते हैं। तो इसमें जो मेनली आपका आंसर रिवॉल्व करता साथियों, स्टैटिक लिंकेज था इसका, प्रवासी भारतीय दिवस, रेमिटेंसेस स्कीम, वर्ल्ड बैंक टॉप रिसीवर है इसका, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, यूएस सिविल न्यूक्लियर डील लॉबिंग, सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, ठीक है, डायस्पोरा की नीति जो मोदी जी के है, ये सारी चीजें आएंगी। और जो पॉइंट्स आपको डालना था इसमें, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस इनका डायस्पोराज का क्या है, किस तरीके से भारत इनके लिए या इन डायस्पोराज को देखता है, और जहां से बाकी सारी चीजें बनती हैं, इनका मोबिलाइजेशन वगैरह कैसे हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने मतलब अपने यहाँ वोट बैंक पॉलिटिक्स को सुचारू करने के लिए कितना भव्य आयोजन किया। भारतीय डायस्पोराज को, प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया गया था ऑस्ट्रेलिया। साथ ही साथ समालोचनात्मक परीक्षण है, चूंकि क्रिटिकल एग्जामिन है तो आपको नेगेटिव पॉइंट भी डालना होगा, तो देन वहां के लिए आप क्या करेंगे, चैलेंजेस भी आपको ऐड ऑन करना था।
तो नेविगेटिंग डोमेस्टिक पॉलिटिकल पुशबैक ये दिखाना था, होस्ट नेशंस, वेलफेयर ऑफ लो स्किल माइग्रेंट वर्कर्स इन गल्फ रीजन, ये सब सारे आपको चैलेंजेस भी इसमें दिखाने थे। और साथियों लास्ट क्वेश्चन है आज का, China's Belt and Road Initiative has transformed South Asia from a regional space into a theater of great power competition. Analyze the strategic implication of the BRI for India's security and regional influence in the South Asia. चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने दक्षिण एशिया को एक क्षेत्रीय भूक्षेत्र में बदलकर महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का रंगमंच में परिवर्तित कर दिया है। दक्षिण एशिया में भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव पर बीआरआई के रणनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करिए। तो ये ध्यान रखिएगा साथियों, ये प्रश्न भी आपका इंटरनेशनल रिलेशन का है, जो कि इंडो चाइना रिलेशन पे आधारित है, करंट से लिंक होगा और करंट से लिंक करके आंसर को आप लिखेंगे। आप जब चाइना के केस में लिखेंगे साथियों, उसका तो बहुत लंबा आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इन नटसेल समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले आप लोग स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स नाम सुना होगा, 2004 की पॉलिसी थी, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 का है, जो कि चाइना गवर्नमेंट खुद उसको एक्सेप्ट करता है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने का कोशिश करता है चाइना साउथ एशिया में, और साउथ एशिया के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया में अपने प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। तो दिस इज द बीआरआई। अब बीआरआई के थ्रू हुआ क्या? बीआरआई से हुआ दोस्तों ये कि बीआरआई के द्वारा आपने देखा होगा कि दक्षिण एशिया के बहुत सारे देशों को, जैसे श्रीलंका को, नेपाल को, भूटान भी अभी कुछ दिन पहले वो शेयर कर, हालांकि ऑफिशियल भूटान नहीं है, लेकिन भूटान ने भी एक मीटिंग होल्ड किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते हैं श्रीलंका आदि देशों में, म्यांमार में तख्ता पलट वगैरह होना, किस तरीके से नेपाल भी भारत के से बाहर निकलते जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इन सारे देशों को वो करके हैवी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वगैरह को करके अपने फेवर में कर रहा था। बीच में कोविड आया, कोविड के बाद पूरे के पूरे साउथ एशिया, या यूं कहिए कि सागर डॉक्ट्रिन वगैरह भी आपने पढ़ा है, इंडो पैसिफिक का रीजन है, उसमें देखिए कि अमेरिका आएगा, क्वाड का फॉर्मेशन होगा, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, भारत है, और पूरे का पूरा एक बहुत बड़ा क्षेत्र इसमें शामिल होता जा रहा है, जिससे हम देखते हैं कि इसने क्या किया, चाइना के बीआरआई ने महाशक्तियों के प्रतिस्पर्धी रंगमंच के क्षेत्र के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया है। तो सिक्योरिटी डायलॉग को लेकर के साउथ एशिया में इसका जो रणनीतिक प्रभाव है, स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस है, इसके इन्फ्लुएंस के विषय में बताना है। तो यहाँ आपका जो फॉर्डर होगा, जो लिंकेज आंसर का रखेंगे आप, सीपीईसी से रखेंगे, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल से, पोर्ट डेवलपमेंट्स को यहाँ ध्यान रखिएगा, हम्बनटोटा, क्यापू, ग्वादर, इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी ध्यान में रखिएगा, सागर पॉलिसी को ध्यान में रखिएगा, आईएमईसी की रखिएगा, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की चीजों को ध्यान में रखिएगा। और आंसर लिखने में आप जो मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंसर्किलमेंट को ध्यान रख करके आंसर लिखेंगे, और काउंटर मेजर्स जो चाइना को लेकर के इंडिया ने उठाए हैं उनको दिमाग में रखेंगे। ये साथियों 20 प्रश्न थे जो कल के पेपर में आईएएस मेंस में, यूपीएससी के मेंस में 2026 वाले में आए हैं। इन प्रश्नों में जो हमने सबसे कॉमन चीज पाई है साथियों, कि सारे के सारे प्रश्न स्टैटिक पोर्शन से होकर के करंट से लिंक्ड हैं। मतलब कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि करंट से लिंक्ड नहीं है। अतः साथियों, मुख्य परीक्षा देने वाले बच्चों को, या जो अगले बार अपियर होंगे, अब तो जिन्होंने दे दिया है उनके लिए तो कोई बात नहीं, उनको भी मौका मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न जो उनको दिखने में दिक्कत हुई होगी, उसके एम्बिट्स मैंने यहाँ बता दिए हैं। तो
अवश्य रूप से न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को पढ़ें, उसको एनालाइज करें और आपने देखा होगा कि लगभग सारे प्रश्न करंट से रिलेटेड हैं। साथियों, अब जो बच्चे इसका फ्री पीडीएफ चाहते हैं, जिनके पास आंसर आ गया हो, क्वेश्चन आ गया हो कल वाला, बहुत अच्छा है, नहीं आया हो तो वीडियो में आपका डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप जाकर के उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यदि बच्चे इसका मॉडल आंसर चाहते हैं 20 क्वेश्चन का एक फॉर्मेट पर कि कैसे क्या लिखना था, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जल्द ही अगली वीडियो लेकर के आऊंगा जो कि अपना पॉलिटिकल साइंस वाला और पॉलिटी वाला पार्ट होगा, करंट अफेयर्स का पार्ट होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आज के लिए यही रहने देते हैं, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।